हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एसक्यूएल मर्ज स्टेटमेंट अलाउज कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स बाय परफॉर्मिंग इंसर्ट अपडेट डिलीशन ऑपरेशन इन अ सिंगल कमांड। ठीक है, हमने मर्जिंग कर दी और उसमें हमने ये सारे के सारे ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। अंडर विच कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स डज द मर्ज स्टेटमेंट बिलोंग? मर्ज स्टेटमेंट इन सब में से किस लैंग्वेज से, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं बाय परफॉर्मिंग ये सारे के सारे ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैनिपुलेट क्या कर रही है? मर्ज स्टेटमेंट क्या कर रही है? मर्ज कमांड मैनिपुलेट्स द डेटा, ये मॉडिफाई कर रही है कंटेंट्स ऑफ द टेबल। दैट्स वाई ये क्या, इसको क्या, ये किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नाउ इन अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम when a user level processes decides to terminate itself, जब यूजर लेवल प्रोसेस डिसाइड कर रही है टू टर्मिनेट इटसेल्फ, इट ट्रिगर्स अ सिस्टम कॉल। ठीक है, वो एक सिस्टम कॉल ट्रिगर करेगी दैट परफॉर्म्स क्लीन अप ऑपरेशंस सच एज क्लोजिंग ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर, यानी क्लोज करेगी ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स को, रिलीज करेगी मेमोरी को, अपडेट करेगी प्रोसेस टेबल को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल्स इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द प्रोसेस टू टर्मिनेट इटसेल्फ? तो खुद को टर्मिनेट करने के लिए वो इनमें से कौन सी सिस्टम कॉल कौन सी सिस्टम कॉल यूज करेगी? अबॉर्ट, एग्जिट, किल, वेट या एग्जिट? तो इसमें से कौन सी आएगी? उससे पहले ये देख लेते हैं टेबल। देखिए, जो एग्जिट स्टेट सिस्टम कॉल है वो क्या करती है? ग्रेसफुल टर्मिनेशन, यानी कॉल्स, क्लीन अप, हैंडलर्स, फ्लशेस, बफर्स, ये सारा का सारा काम करती है। इट इज यूज्ड बाय यूजर लेवल प्रोसेसेस। जो एग्जिट है उसके आगे ये अंडरस्कोर दे रखा है, ये क्या करता है? ये इमीडिएट टर्मिनेशन, नो फ्लशिंग, नो क्लीन अप। ठीक है, सिस्टम लेवल, यानी कि ये यूज की जाती है सिस्टम लेवल पे। ठीक है, अबोर्ट क्या होती है? अबोर्ट करती है एबनॉर्मल टर्मिनेशन को। ठीक है, जब एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो तो अबोर्ट सिस्टम कॉल होती है। कब यूज की जाती है? जब डिबगिंग, क्रैश हैंडलिंग ये करनी हो तो हम अबोर्ट सिस्टम कॉल यूज करते हैं। किल, किल का क्या करता है? ये सेंड करता है सिग्नल को टू टर्मिनेट अनदर प्रोसेस, किसी और प्रोसेस को टर्मिनेट करना हो तो हम किल सिस्टम कॉल को यूज करते हैं। ये इट इज यूज्ड बाय प्रोसेस मैनेजर और रूट। ठीक है, अब वेट सिस्टम कॉल कब आती है? यूज्ड बाय पेरेंट प्रोसेस टू कलेक्ट द एग्जिट स्टेटस ऑफ द टर्मिनेटेड चाइल्ड प्रोसेसेस। जो चाइल्ड प्रोसेसेस टर्मिनेट हो गई हैं उनका एग्जिट स्टेटस, उनके एग्जिट स्टेटस को कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वेट सिस्टम कॉल को। ठीक है, और इट इज यूज्ड बाय पेरेंट प्रोसेस। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे थे ना, इसके अंदर से करेक्ट आंसर इसका एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए डेवलपर ट्राइज टू मॉडिफाई ए टपल इन पाइथन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। उसको मॉडिफाई करनी है टपल को। ठीक है, तो टपल के अंदर 10, 20, 30 ये सब गिवन है और वो इसमें अपेंड करना चाह रहा है 40 को ऐड करना चाह रहा है। What will happen when this code is executed? टपल adds 40 at the end successfully, ये एंड में ऐड हो जाएगा 40। और या फिर टपल बिकम्स इस तरह से ये हो जाएगा, या फिर ऑपरेशन ओवरराइट द लास्ट एलिमेंट, ऑपरेशन ओवरराइट कर देगा, ये सारे डिलीट होके 40 ही रह जाएगा। या फिर ऑपरेशन रिमूव्स 40 फ्रॉम द टपल, ऑपरेशन रिमूव करेगा 40 को। या फिर एन एट्रीब्यूट एरर occurs बिकॉज टपल्स डू नॉट सपोर्ट आइटम एडिशन, या फिर एरर occur होगा क्योंकि टपल में हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टपल क्या है। टपल इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि इसके अंदर इसके कंटेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार क्रिएट कर दिया तो उसके कंटेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर क्या है, वो ये हमने टपल क्रिएट कर दी, ये ऐड करने की कोशिश कर रहा है उसमें एलिमेंट्स, तो क्या आएगा? एरर ही जनरेट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, एंड एट्रीब्यूट एरर occurs बिकॉज टपल्स डू नॉट सपोर्ट आइटम एडिशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइनरी ट्री कैन बी ट्रैवर्स इन मल्टीपल वेज। राइट, एक बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, if goal is to visit all nodes of the tree such that visiting order does not depend on recursive depth but rather on levels। यानी कि हमें इस तरह से जाना है, हमें डेप्थ वाइज सर्चिंग नहीं करनी, इस तरह से सर्चिंग नहीं करनी। ठीक है, हमें सर्चिंग करनी है इस तरह से, जैसे ये सारा ट्री है तो हमें इस तरह से सर्चिंग करनी है। ठीक है, लेवल बाय लेवल। तो विच ट्रेवर्सल मेथड्स अचीव दिस? कौन सा मेथड इसमें आएगा, यूज होएगा? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल या डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल? तो इसके अंदर आ जाएगा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, जहाँ पे नोड्स को हम ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, यानी कि इस तरह से स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट नोड, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएंगे लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड, इस तरह से हम ट्रेवर्स करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following affects Kokomo estimates the most?
कोकोमो की इसमें फुल फॉर्म भी दे रखी है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसमें हमें एस्टिमेट यानी कुछ हमें फाइंड आउट करना है, लाइक जैसे कि एफर्ट, कॉस्ट, डेवलपमेंट साइज, जैसे हमें ये वेरियस एट्रीब्यूट्स गिवन है तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ यूजर इंटरफेसेस या प्रोग्राम लैंग्वेज यूज या साइज ऑफ सॉफ्टवेयर मेजर्ड इन के लॉग या फिर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर मेजर्ड के लॉग। क्यों? क्योंकि इसका ना फॉर्मूला होता है एक एफर्ट का, ठीक है, एफर्ट कैलकुलेट करनी है यानी कि कितने पर्सन पर मंथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफर्ट का फॉर्मूला होता है जैसे ई, ये एफर्ट ई है तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू के लॉग इंटू में पी, ठीक है। ये आ गया के लॉग यानी कि 1000 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। और ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है डेवलपमेंट टाइम। इसका फॉर्मूला, डेवलपमेंट टाइम पूछा जाए तो सी इंटू में ई की पावर डी, ये होता है, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट टाइप के ऊपर, ठीक है, इनकी वैल्यूज डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टाइप के ऊपर, राइट। तो जो इसके अंदर इसका आंसर सी हो जाएगा। ए नेटवर्क पैकेट इज सेंड फ्रॉम वन सोर्स डिवाइस टू अ सिंगल स्पेसिफिक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑन अ लैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक लैन है, यहाँ से एक पैकेट गया और अनदर लैन में वो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे सेंड करना है हमें वो पैकेट। Frame header at data link layer contains unique MAC address corresponding to that single device. उसके पास MAC एड्रेस है, ठीक है, जिस डिवाइस पे हमें सेंड करना है। तो फ्रेम हेडर, जो फ्रेम हेडर होते हैं ना हमारे पास डेटा लिंक लेयर में हर पैकेट्स के साथ, हर फ्रेम्स के साथ, तो वो कंटेन करता है यूनिक MAC एड्रेस कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट सिंगल डिवाइस। तो व्हाट टाइप ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज दिस कम्युनिकेशन यूजिंग, ये कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस, किस टाइप का डेस्टिनेशन एड्रेस यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज किया जा रहा है या फिर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर यूज किया जा रहा है यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है ना इसके अंदर, 1 to 1 सेंडर एक स्पेसिफिक रिसीवर के पास पैकेट भेज रहा है, तो इसीलिए इसको यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा हम ऐसे इस तरह से पैकेट सेंड कर रहे होते तो वो हो जाता मल्टीकास्ट, तो वो हो जाता मल्टीकास्ट, यानी कि एक सेंडर से हम बहुत सारे रिसीवर्स के पास पैकेट भेज रहे हैं तो वो मल्टीकास्टिंग हो जाती। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 1 to all, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस पता लगा, यूनिकास्ट मींस 1 to 1, मल्टीकास्ट मींस 1 to many, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to all, ठीक है। इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम ईच प्रोसेसर मेंटेन इट्स ओन लोकल कैश, जो प्रोसेसर है वो अपना मेंटेन करेगा लोकल कैश को। समटाइम्स टू और मोर कैश कंटेन्स कॉपीज ऑफ सेम मेमोरी ब्लॉक बट विद डिफरेंट डेटा वैल्यूज एट द सेम एड्रेस। यानी कि इसमें क्या है, कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा कैश के अंदर क्या होगा, मेमोरी की सेम मेमोरी की कॉपी होगी, सेम मेमोरी ब्लॉक की कॉपी होगी, लेकिन उसके अंदर डेटा वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है। जो वैल्यूज है, सपोज इसमें ए है इसमें बी है, सेम एड्रेस पे, जैसे ये 100 एड्रेस है, ये 100 एड्रेस है, ये 100 एड्रेस है, तो इन दोनों एड्रेसेस पे अलग अलग डिफरेंट डाटा वैल्यूज रखी हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन दिस कंडीशन रिलेटेड टू कैश कोहेरेंस। तो ये क्या है, same address contains different values at different cache. Processors share a single unified cache memory. Cache memory always contain the latest data version. या cache coherence ensures equal cache size across processors या none of the above। पहले तो वो कैश कोहेरेंस पता होना चाहिए। कैश कोहेरेंस अराइज कहाँ होती है, अराइज होती है मल्टी प्रोसेसर्स के अंदर या फिर मल्टी कोर सिस्टम्स के अंदर, जहां पर क्या होता है, ठीक है, हर सीपीयू कोर का अपना खुद का कैश होता है। व्हेन वन एक प्रोसेसर जब हर एक का खुद का कैश होगा ना, तो एक प्रोसेसर अगर अपडेट करता है, प्रोसेसर अगर अपडेट करता है मेमोरी लोकेशन को, तो मे बी अनदर प्रोसेसर क्या करे, स्टिल होल्ड द स्टेल कॉपीज, उसके अंदर अभी भी पुरानी कॉपीज रखी हैं उसी की, ठीक है, उसी मेमोरी सेम मेमोरी लोकेशन की अभी भी कोई कॉपी रखी है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि सेम मेमोरी एड्रेस पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन थी ना, ये यहाँ पे 100, तो इसको सीपीयू एक प्रोसेसर ने अपडेट कर दिया, लेकिन इसके पास इसकी पहले से कॉपी, सपोज इसके अंदर भी एक और कॉपी रखी है, ठीक है, 100 लोकेशन की, बी पहले बी था डेटा, ठीक है, बी ये था। अब कैश के अंदर सेम मेमोरी लोकेशन पे ये सेम डेटा है, सपोज एक प्रोसेसर ने इसको अपडेट कर दिया, ए वैल्यू कर दी, तो लेकिन इसमें तो पुरानी वैल्यूज ही है ना, तो वो ही होती है कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेम एड्रेस कंटेन्स डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट डिफरेंट कैश, ठीक है। In a company database, an employee table is organized on department number. Employee table को organize किया है हमने department number में, where multiple employees can belong to same department. एक department से multiple employees belong कर सकते हैं ना, ठीक है। Now the records are physically ordered on department number
ठीक है, हमने फिजिकली ऑर्डर किया उसको डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे फॉर फास्टर रेंज एक्सेस ऑन दैट कॉलम, ताकि हम फास्टेस्ट एक्सेस कर सके। ठीक है, रेंज एक्सेस कह रहा है ये, रेंज एक्सेस ऑन दैट कॉलम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट क्लस्टरिंग इंडेक्स कंस्ट्रेंट। तो इसके अंदर से क्लस्टरिंग हो रही है ना, कि हम जैसे कि 101 डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट नंबर है, उससे जितने भी इम्प्लॉयज कनेक्ट से उसके भी जितने इम्प्लॉयज है वो सारे के सारे यहाँ पे हम फैच कर देंगे। फिर 102 हमने इंडेक्स टेबल में रखा, तो उसके जितने भी हमारे पास इम्प्लॉयज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है क्लस्टरिंग इंडेक्स। द इंडेक्स इज the index is created only on the primary key of the table, या index is created on a unique attribute with no repeating values, या index is created on non-prime known key field that determines the physical order of the records in the table, या index stores a separate entry for every record even for the duplicate field values। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये क्रिएट की जाती है नॉन की फील्ड के ऊपर दैट डिटरमाइंस द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे सपोज डिपार्टमेंट 101 है, एक लेट से 5105 होता है, एक 201 कुछ भी होता है रैंडम, तो हम इन सब को लेके क्लस्टर बना देते हैं। तो वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है। क्यों नॉन की क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है ना टेबल के अंदर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है सपोज। ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर होगा, तो वो कितनी बार रिपीट होगा। सपोज 100 एम्प्लॉयज है और ये 3 ही डिपार्टमेंट है, तो सोचो ये 100 एम्प्लॉयज के लिए डिपार्टमेंट नंबर तो बार बार रिपीट होंगे ना, तो ये क्या है, एक नॉन की एट्रीब्यूट है, तो हमने उसका एक इंडेक्स बना लिया। राइट, अब उसके अंदर उसके बेसिस पे हम जो ये एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं ना, इसमें फिजिकली ऑर्डरिंग, इसमें ऑर्डरिंग वे में हम डेटा को लेके आएंगे, यानी एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो ऑर्डर वे में होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एट द डेटा लिंक लेयर द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक टेक्निक इज यूज्ड ऑन ट्रांसमिटेड फ्रेम्स। जब हम फ्रेम्स को ट्रांसमिट करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। इफ रिसीवर रिकम्प्यूट द सीआरसी और find a mismatch with the transmitted CRC value, what exactly does the CRC mechanism achieve। तो अगर रिसीवर ने रिकम्प्यूट की, जैसे यहाँ पे ना CRC वैल्यू को हमने कैलकुलेट करा, ठीक है, सेंटर साइड पे जब हमने पैकेट भेजा था, तो उसकी कुछ वैल्यू आई सपोज 101। अब वो रिसीवर के पास जाएगी, रिसीवर दोबारा से उसको रिकम्प्यूट करेगा, CRC वैल्यू सपोज अब आती है 1110, ये आ जाती है सपोज। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डज CRC मैकेनिज्म अचीव। तो इससे क्या अचीव होता है, इससे डेटा डिटेक्शन होता है, डेटा करेक्शन, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल या डेटा इंक्रिप्शन। तो ये यूज की जाती है डेटा डिटेक्शन के लिए। ठीक है, जब हम डेटा जब सेंडर अपना डेटा को भेज रहा होगा ना, तो ये जो इसके अंदर क्या है वो ऐड कर देगा फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये ऐड कर देगा फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है, ये ऐड करके भेजेगा। तो यहाँ पर ना वो जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो दोबारा से सीआरसी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है इसके साथ, एफसीएस के साथ, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं आया। अगर इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई एरर जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एरर डिटेक्ट हो जाएगा। अब इफ n8, और ये हमें दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यानी कि हमें क्या करना है, इसके अंदर 101 101, और ये बाइनरी में गिवन है हमें, ये हमें बाइनरी में गिवन है, हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो बाइनरी नंबर को लास्ट से, तो 1 2 3 एक हो गया। ठीक है, 1 2 3 एक पार्ट हो गया, और 1 2 3 एक पार्ट। ठीक है, 3 बिट्स का हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर 101 क्या है, 5 है, ये क्या है 101 5, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो 55 कहाँ है, ये रहा ए में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। Which of the following technologies does not transmit digital data directly at the physical layer of the OSI model? किस ट्रांसमिशन में हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, या सारे के सारे। तो इसके अंदर हम किसी में भी हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट नहीं करते, हम एनालॉग फॉर्म में अपना सिग्नल जो डेटा है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, हमारा जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है ना, उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं एनालॉग के अंदर। ठीक है, उसको एनकोड किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, किसी में भी हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। अ कंपनी डिप्लॉयज कोड यूजिंग गूगल ऐप इंजन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडलवेयर, विच सर्विस मॉडल इज इट। तो गूगल ऐप इंजन को हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, कोई मिडलवेयर को नहीं, तो ये कौन सी सर्विस मॉडल का पार्ट है। ठीक है, एग्जांपल है इसके अंदर प्रोवाइडर क्या क्या मैनेज करता है, प्रोवाइडर मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, रन टाइम को, स्केलिंग को। ठीक है, रन टाइम, स्केलिंग, एनवायरमेंट। ठीक है,
ये सारे के सारे मैनेज करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। विच टाइप ऑफ इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा while being processed in the cloud? जब डेटा प्रोसेस हो रहा है ना क्लाउड में, तो कौन सा टाइप का इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रहा है? एट रेस्ट, इन ट्रांजिट, इन यूज, या फिर क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन या की स्कैरो इंक्रिप्शन? तो वो है इन यूज। इन यूज यानी होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन। इसमें क्या करता है, ये अलाउ करता है क्या, इट अलाउस, इसमें क्या करता है, अलाउ किया जाता है कंप्यूटेशन ऑन इंक्रिप्टेड डेटा विदाउट उसको डिक्रिप्ट किए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ a distributed banking system temporarily loses communication between its two data centers। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड बैंकिंग सिस्टम है जिसमें क्या है कि कम्युनिकेशन लॉस हो गया बिटवीन टू डेटा सेंटर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम इट प्रायोरिटाइजेस सर्विंग कस्टमर रिक्वेस्ट इवन इफ द लेटेस्ट अकाउंट बैलेंस माइट नॉट बी रिफ्लेक्टेड। अब इस टाइम पे जब वो कम्युनिकेशन ही हमारा लॉस हो गया, तो इस टाइम पे क्या है कि इट प्रायोरिटाइजेस सर्विंग कस्टमर रिक्वेस्ट। जो कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट आ गई उसको सर्व भी करना है, और हमें उसका करंट अकाउंट बैलेंस हमें नहीं पता, उसका करंटली कितना अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ कैप थ्योरम इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड? इसमें से कौन सी कैप थ्योरम में से कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? तो कैप थ्योरम का फुल फॉर्म क्या होती है? कंसिस्टेंसी, ठीक है, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, ये सारी की सारी तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, राइट। और इसमें से कोई दो प्रॉपर्टीज एट अ टाइम हम मतलब कि यूज करते होते हैं। जो सिस्टम चूज करता है वो एक टाइम पे दो प्रॉपर्टीज चूज करता है इनमें से। ठीक है, तीनों की तीनों एक साथ चूज नहीं की जाती, एक साथ सेलेक्ट नहीं की जाती। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? इसमें कंसिस्टेंसी जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है कि अब जो जितने भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो जो लेटेस्ट राइट ऑपरेशन है वो रीड करे। ठीक है, जो कमिटेड राइट ऑपरेशन है वो रीड करे। ठीक है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये हमारा फैक्ट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अवेलेबिलिटी तो है ही ना, कि हम अवेलेबल तो करा ही रहे हैं अपने सिस्टम को, रिस्पॉन्स की हर रिक्वेस्ट को एक रिस्पॉन्स मिलेगा, हम अवेलेबल रहेंगे उसके लिए, तो अवेलेबिलिटी तो है ही। पार्टीशन टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि सिस्टम कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नोट्स फेल्स। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो कंसिस्टेंसी इसका आंसर हो जाएगा। अब टू ट्रांजैक्शन है T1 प्लस T2, सॉरी T1 एंड T2 एग्जीक्यूट एज फॉलोज। जैसे कि T1 ने रीड किया कोई डेटा और उसके बाद कुछ अपडेट किया, यानी x के अंदर x प्लस 10 कर दिया और राइट करा दिया x को। फिर T2 ने रीड किया दोबारा से x को और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी वैल्यू 2, ठीक है, और राइट करा दिया दोबारा से x। बोथ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विदाउट लॉक्स। लॉक्स नहीं लगाए हैं, दोनों कॉन्करेंटली रन हो रही हैं। ठीक है, विच एनोमली में ओकर? तो इसके ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डर्टी रीड, या फिर लोस्ट अपडेट, या फिर फैंटम रीड, या फिर नॉन रेपिटेबल रीड। तो इसके अंदर इनमें से क्या आ रहा है? इसमें से आ रहा है लोस्ट अपडेट, क्योंकि जैसे इसने जो भी अपडेशन की है, जब ये नया ये T2 ट्रांजैक्शन अपडेट करेगी तो इसकी अपडेट तो लॉस ही हो जाएगी ना, तो ये है लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम, राइट। नाउ which of the following NoSQL databases is best suited for storing hierarchical data like JSON document? अब NoSQL डॉक्यूमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग NoSQL डेटाबेस, इनमें से कौन सा NoSQL डेटाबेस है जो हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग हायरार्किकल डेटा? ठीक है, तो कॉलम फैमिली स्टोर, डॉक्यूमेंट स्टोर, की वैल्यू स्टोर या ग्राफ डेटाबेस? तो इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट स्टोर। डॉक्यूमेंट स्टोर लाइक जैसे मोंगो डीबी हो गया या काउच डीबी, ये हैंडल करते हैं क्या? नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपर्स आर फिक्सिंग अ लॉजिकल एरर आफ्टर डिप्लॉयमेंट ड्यू टू यूजर रिपोर्टेड इशू। यानी कि जब हमने हैंड ओवर कर दिया यूजर को, उसके बाद कोई लॉजिकल एरर आ रहा है और डेवलपर उसको करेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिक्स कर रहा है। विच एसडीएलसी एक्टिविटी डज दिस कोरेस्पॉन्ड टू? तो ये वैलिडेशन है, मेंटेनेंस है, वेरिफिकेशन या टेस्टिंग? तो क्या हम फिक्स कर रहे हैं लॉजिकल एरर को जब हमने आफ्टर डिप्लॉयमेंट, तो ये क्या है? ये है मेंटेनेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट बग फिक्सेस हैं वो क्या होते हैं? वो मेंटेनेंस का पार्ट होते हैं। Which ISO standard primarily focus on software process quality assurance? Software process quality assurance पे कौन सा फोकस करता है? तो ISO 9126 ये करता है प्रोसेस क्वालिटी, सॉरी प्रोडक्ट क्वालिटी।
ये करता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस। 9001 ये फोकस करता है किस पे, प्रोसेस क्वालिटी के ऊपर। IEEE 830 SRS स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जो ISO 12207 है, ये क्या फोकस करता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो डिफाइन करता है वेरियस प्रोसेसेस जो हम SDLC लाइफ साइकिल में यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी रिलीजेस अ प्री फाइनल वर्जन ऑफ एन ऐप टू सेलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर्स टू गैदर रियल फीडबैक, विच टेस्टिंग इज बीइंग परफॉर्म। अब इसमें कौन सी टेस्टिंग हो रही है, इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी रिलीज कर रही है फाइनल वर्जन, प्री फाइनल वर्जन ऑफ एन ऐप टू सेलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर्स। एक कंपनी ऐप रिलीज कर रही है, कहा किसको, सेलेक्टेड यूजर्स को, ठीक है, उसको रिलीज कर रही है ताकि उसको फीडबैक मिल सके। तो ये किस टाइप की टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग या सैनिटी टेस्टिंग। तो ये होती है क्या, बीटा टेस्टिंग। और अल्फा टेस्टिंग करता है इंटरनल यूजर परफॉर्म, यानी कि डेवलपर्स जो होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, वो करते हैं अल्फा टेस्टिंग, एंड यूजर्स कस्टमर्स ये करते हैं बीटा टेस्टिंग। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड, ठीक है, ये हमें कोड गिवन है, इसके अंदर ना n इज इक्वल टू 3 गिवन है, 4i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती है 4i, so int I is equal to 0, I is less than n, I प्लस प्लस, ये गिवन है हमें, फोर्क कॉल की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये है, इतना है, ठीक है। अब हाउ मेनी टोटल प्रोसेसेस विल बी क्रिएटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, कितनी प्रोसेसेस क्रिएट होंगी। फोर्क से हम क्या करते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करते हैं ना, तो इसके अंदर देखिए अब पहले एक लूप चलेगा, 0 वाला लूप चला, और n की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। अब 0 है, तो यानी कि एक बार लूप चलेगा, राइट। एक बार लूप चला तो एक लूप में कितनी प्रोसेसेस क्रिएट होंगी, 2, ठीक है। फिर सेकंड लूप चला, यानी कि जब आई की वैल्यू 0 से लेके 1 हो जाएगी, तो लूप चला, तो फिर अगेन 2 प्रोसेसेस क्रिएट होंगी सेकंड वाले आइट्रेशन के अंदर। फिर थर्ड आइट्रेशन, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर चलेगा, फिर उसके बाद अगेन 2 प्रोसेसेस क्रिएट होंगी, एक चाइल्ड एक पेरेंट प्रोसेस। तो कितनी प्रोसेस क्रिएट हुई, 8 प्रोसेसेस क्रिएट हो गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। और इसको वैसे भी कर सकते थे, फोर्क सिस्टम कॉल लिखी हुई है और हमें 3 हमारे पास वैल्यू 3 है और 3 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। तो यानी कि 3 टाइम्स हम फोर्क को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फोर्क को 3 टाइम्स कॉल कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी टाइम्स हमने फोर्क लिखा है वहां पे 3 लिख दो, तो उससे हमें टोटल प्रोसेसेस पता लग जाएंगी। A complete binary tree has n nodes. Complete binary tree है, उसके n nodes हैं. What is the maximum number of nodes possible at level L? लेवल L के ऊपर हमें नोड्स बताने हैं कि एक जैसे बहुत ट्री है हमारा, ठीक है, इसके वेरियस वेरियस लेवल्स है, तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे नोड्स बताने कितने नोड्स पॉसिबल हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर L, ठीक है। तो L यहाँ पे लिखो, L के कौन सा लेवल पूछा है, लेवल हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट लेवल L, L पे ही पूछा है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने अगर सपोज ये 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल, अगर हम 1 लेवल पे करते तो इस कितने नोट्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 नोट्स पॉसिबल हैं। अगर हम सेकंड लेवल पे देखते 2 रेज़ टू द पावर 2, तो कितने नोट्स पॉसिबल है, 4 नोट्स पॉसिबल है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर L, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम, ठीक है, जहां पे एक्सेस टाइम हमारा ज्यादा है उस ऑर्डर में हमें सॉर्ट आउट करना है। तो मैग्नेटिक डिस्क, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या रजिस्टर्स। तो इसको ऑर्डरिंग वे में करो, तो सबसे कम टाइम किसमें लगता है, एक्सेस टाइम सबसे कम होता है रजिस्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद किसमें होता है, उससे ज्यादा किसमें होता है, उससे ज्यादा होता है कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसमें होता है, मेन मेमोरी के अंदर। और सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किसमें होता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। तो ये ऑर्डर कहाँ पे, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये बी के अंदर आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अ स्टैक इनिशियली कंटेन्स एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टैक के अंदर थे, टॉप से बॉटम की तरफ ऐसे बता रहा है ये, ए बी सी एंड डी, ये एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आफ्टर परफॉर्मिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, अब क्या फाइनल आउटपुट रहेगा, तो पॉप किया तो यानी कि ए आउट हो गया, ए आउट हो गया तो क्या बचा, बी सी एंड डी। फिर उसके बाद अगेन पॉप ऑपरेशन, तो बी भी आउट हो गया, तो क्या बचा, डी सी, ठीक है। अब ये कहता है पुश ई, ई को पुश करो तो ई यहाँ आ गया, उसके बाद पॉप,
तो दोबारा से ई आउट हो जाएगा। अब पुश करो एफ को, तो अब एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एफ सी डी। तो अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द फाइनल टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, तो फाइनल टॉप एलिमेंट क्या है, तो वो होगा एफ। एफ है ना यहाँ पे टॉप एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर। डीएनएस जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क, सेशन, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट, तो ये करता है एप्लीकेशन लेयर पे काम। आईपी प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल काम करता है नेटवर्क लेयर पे। आरआईपीओएस पीएफ जो जैसे डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम में हम यूज करते थे, ठीक है, ये सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स किस पे काम करते हैं, ये भी नेटवर्क लेयर पे ही काम करते हैं। एनएफएस आरपीसी ये किस पे काम करते हैं, ये काम करते हैं किसके ऊपर, ये काम करते हैं सेशन लेयर पे, ठीक है। तो इस तरह के भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकते हैं जिसमें कि जो दो हमारे है ना जैसे प्रोटोकॉल्स, ये एक से ज्यादा, यानी कि इसका ये ए ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के आ सकते हैं। और एक जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे कोई भी उसका प्रोटोकॉल कोई गिवन ही नहीं है, तो इस तरह के भी आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर देखिए, 1 का सी था ना, 1 का तो सी, 2 और 3 का ए है, 2 एंड 3 का ए और 4 का बी। तो ये कहाँ पे है, ये हमें फर्स्ट में मिल गया, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक टेबल, क्वेरी ऑन द टेबल स्टूडेंट रोल नेम द मार्क्स, ठीक है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, स्टूडेंट टेबल है। फ्रीक्वेंटली सर्चेस ऑन मार्क्स ग्रेटर देन 80, सर्चिंग आ रही है कि मार्क्स जिसके ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, हम ये सर्च कर रहे हैं। तो विच इंडेक्स टाइप गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस, तो कौन सा इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, हैश इंडेक्स, बी प्लस ट्री, क्लस्टर्ड इंडेक्स या फिर बिटमैप इंडेक्स, क्योंकि हम इसमें कुछ रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 80 वाली रेंज के जो जिनके मार्क्स 80 से अबव है वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा फेच होकर आ जाए। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं ना, रेंज क्वेरीज लगा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसके लिए हम रेंज क्वेरीज के लिए यूज करते हैं बी प्लस ट्री इंडेक्स को, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द फर्स्ट पास ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट ऑन एरे 5 2 4 1 3, ठीक है, ये दे रखा है हमें, फर्स्ट पास के बाद ही बताना है हमें। तो ये दे रखा है, तो फर्स्ट पास में यानी कि पहले एलिमेंट पे पॉइंटर होगा हमारा। अब पहले एलिमेंट पे पॉइंटर है, अब इसमें से जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करो। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा, 1 है, तो इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो 1 यहाँ आ गया, 2 4 3 आ गया। तो फर्स्ट पास के बाद क्या आंसर आएगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पास के बाद क्या आंसर आएगा, 1 2 4 5 3, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।